आईएएस के बाद या डॉक्टरी के बाद में कोई एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो सीए हमने सुना था। मैं रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी को सुन रहा था। उन्होंने बोला कि अब हम एआई को भी इनकॉर्पोरेटेड कर देंगे, स्पेशली फॉर अकाउंटिंग एंड ऑल। इससे आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर दिखता है? If you have to be CA, then you have to keep on learning the new things. जो एनआरआई हैं, उनको इंडिया से कोई अर्निंग नहीं हो रही है, क्या उनको तब भी कोई इनकम टैक्स देना पड़ेगा? कानून में लिखा हुआ है कि 2 साल तक आपको प्रॉपर्टी उस पैसे से खरीद सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन नहीं भरे या नहीं इन्वेस्ट करा पैसा, then that amount is taxable. इसके अंदर आपको स्कूटनी आएगा ही आएगा। Believe me, इनकम टैक्स के अंदर ना लगभग हर चीज़ पे टैक्स है। रियल एस्टेट के अंदर आपने बताया कि 2 साल तक का रहता है शॉर्ट टर्म, उसका स्लैब क्या रहता है? तो सीए के लिए आपने एडवाइस दी कि बच्चा वही आए जो मेहनत कर सकता है, जो पढ़ सकता है। मेहनत तो मेरे ख्याल से हर फील्ड में करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। houseypoint.com आप लोगों के लिए हमेशा ही वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करती है। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं टैक्सेशन को लेके। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कि इन्वेस्टर्स हैं, पर्सनली कॉल्स आते हैं, मेल्स आती हैं, छोटे छोटे इश्यूज टैक्सेशन को लेके उनको नहीं पता होते। एनआरआई क्लाइंट्स के भी कई सारे सवाल होते हैं। आज उन सारे सवालों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे और आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू एक वैल्यू देने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे जो गेस्ट रहने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पंकज जी नाम है उनका और हमारी कंपनी को भी वो कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं और मल्टीपल कंपनीज को वो मैनेज कर रहे हैं आज के टाइम पे, और बाय प्रोफेशन वो सीए हैं। और उनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो 3 जनरेशन से टैक्सेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। तो पंकज जी से समझेंगे हम, और आप लोगों की तरफ से पंकज जी का स्वागत करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के ऊपर। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू जी, आई एम रियली ग्रेट आपने कॉल किया। इट इज़ रियली वंडरफुल। और ये एक्चुअली ना काफ़ी एक प्रॉब्लम वाला मुद्दा है, क्योंकि लोग प्रॉपर्टी बाय करते वक्त यूजुअली एक प्रॉब्लम है जिसको ध्यान नहीं देते हैं। दे शुड कंसल्ट द प्रॉपर पर्सन जो उनको प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कुछ और बता सके। 2 डायमेंशन है जो जनरली मिस करे जाते हैं। पहला है लीगल एस्पेक्ट, दूसरा है टैक्सेशन का एस्पेक्ट। करेक्ट। क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। लोग सिंपल देखते हैं कि उनको प्रॉपर्टी मिल रही है, देयर इज़ अ डीलर एंड दे जस्ट बाय द प्रॉपर्टी एंड दे डोंट गो इनटू द लीगैलिटी की प्रॉपर्टी का टाइटल कैसा है, कैप गेन्स के लिए क्या होने वाला है, टीडीएस का क्या पोजीशन रहेगा। ये सब चीज़ों को लेकर के नहीं ध्यान दिया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। करेक्ट सर, और इसीलिए हमने आज आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया है। तो थोड़ा सा मैं आपके बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स को आइडिया लगे। जी। जो आपने मुझे बताया कि आपकी ऑलमोस्ट 3 पीढ़ियाँ जी टैक्सेशन के अंदर हिंदुस्तान में हेल्प करती आई हैं बड़े बिजनेसमैन्स की। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में गाइड करें। मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे जो दादाजी हैं, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था टैक्सेशन एंड अकाउंट्स के लिए काम करना। इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 1980s जब से हमारी फैमिली सेम बिजनेस के अंदर है। तो मेरे दादाजी, मेरे फादर, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी लगभग सारे ही इसी फील्ड में हैं, और कुछ टैक्सेशन की फील्ड में है, कुछ लीगल फील्ड में है, सब इसी में है। और देयर वाज अ टाइम इन 90s जब लगभग कुछ मार्केट्स के अंदर हमारे अलावा कोई था ही नहीं जो कैप्चर कर रहे थे सारे काम को। धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई, मार्केट्स भी ग्रो करी, हमने भी ग्रो करा, एंड वी रियलाइज्ड कि अब हमें कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए भी फोकस करना चाहिए। तो इट वाज 90s दैट आई डिसाइडेड टू स्टार्ट द सीए। माय ब्रदर स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ द लॉ एंड वी थॉट एंड वी डिड। तो मैंने अपना सीए कंप्लीट किया, मेरे ब्रदर्स ने लॉ कंप्लीट किया, एंड दिस इज़ हाउ फिर हमने आगे चीज़ों को कंटिन्यू करा। और ये कौन सा साल था सर आपने जब सीए निकाला? 2013। वाह, मतलब आज अगर हम बात करें 25 में बैठे हैं, 12 साल हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप लगते नहीं हैं। हाँ बाय फेस आप बहुत यंग लगते हैं। हाँ, सी एक्चुअली हमने मेहनत करी काफ़ी, तो निकाला हमने, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगाया उस चीज़ के अंदर। तो जितना टाइम मिनिमम होता है उसी में हमने कोशिश करके इसको क्लियर किया सीए को। ग्रेट। फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड भी था तो हाँ, help तो जरूर मिली होगी। बहुत एडवांटेज होता है। जैसे 12th के बाद ही हम लोगों ने काम करना थोड़ा शुरू कर दिया था। तो जो लोग सीखने के लिए चीज़ें बाहर जाते हैं, हमें कभी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही वो चीज़ें आती थी। क्योंकि मुझे याद है मेरे भी जो फैमिली बैकग्राउंड्स के अंदर 2 चाचा मेरे अंकल जो हैं वो गवर्नमेंट बैंक्स में हैं, और जब भी
उनके फ्रेंड सर्कल के अंदर डिस्कशन होता था, किसी का बच्चा कोई सीए कर रहा है तो वो सोचते थे वाह, मतलब आईएएस के बाद या डॉक्टरी के बाद में कोई एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो सीए हमने सुना था कि सबसे ज़्यादा कमर वहीं तोड़नी पड़ती है, पढ़ाई से ज़्यादा वही करनी पड़ती है। पढ़ाई है, एक एडवांटेज है बहुत बड़ा सीए के अंदर जो बाकी चीज़ों में शायद कम है, वो ये है कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, मतलब द पर्सन whomsoever इज क्वालिफाइंग द सीए, वो रिजर्वेशन के थ्रू या सिफारिश या प्रमोशन कोई सपोर्ट नहीं है, उसको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तभी वो बन सकता है। कुछ ऐसा उसको मतलब एडवांटेज नहीं है किसी को भी कि कुछ एडवांटेज मिल जाए, मेहनत से ही बन सकता है बंदा। करेक्ट। और अगर मैं यंग जनरेशन जो अभी देख रही है इस पॉडकास्ट को, बाद में देखेगी, उनके लिए क्या आप जो सीए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए? सीए मेरे हिसाब से सिर्फ उसी को करना चाहिए जिसको लगता है कि वो कंटिन्यूसली स्टडीज़ कर सकता है। डिस्पाइट क्वालिफाइंग द सीए, इट इज़ नॉट लाइक कि आपको स्टडीज़ कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। इवन क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टडीज़ ज़्यादा करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं हो, आपको लॉ नहीं पता, लॉ कंटिन्यूसली बदल रहा है, तो आप सीए रह ही नहीं सकते हो। क्योंकि इफ़ यू हैव टू बी सीए, देन यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग द न्यू थिंग्स, कीप ऑन लर्निंग ऑन द न्यू लॉज। क्योंकि कानून तो बदलता रहेगा, वो सेम तो है नहीं। तो जो ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है, जिसको ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं, जिसको बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, उसी को करना चाहिए। अगर कोई सोच रहा है कि सिर्फ एक बारी के लिए है, तो वो नहीं है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। करेक्ट। और सीए, क्योंकि मैं रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि अब हम एआई को भी इनकॉर्पोरेटेड कर देंगे, स्पेशली फॉर अकाउंटिंग एंड ऑल। पहले चीज़ें पेपरों पे होती थी, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन चली गई हैं। इससे आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर दिखता है? एक्चुअली बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा एआई यूज़ होगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर देखा जाए तो जैसे जो सिंपल क्लरिकल काम है, वो तो वैसे भी किसी प्रोफेशनल को नहीं करने चाहिए। सीएस है क्यों? सीएस बेसिकली 2 चीज़ों के लिए है। पहला तो राइट डायरेक्शन देने के लिए कि काम किस तरीके से करना है, स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, टैक्स ऑप्टिमाइज़ कैसे होगा, क्या-क्या चीज़ें करनी है जिससे हम ठीक डायरेक्शन में करें, हम लॉ कंप्लाई कर लें। पहला तो ये होता है कि एडवाइस वाला जो मेन काम है। सेकंड जो मेन काम होता है वो होता है लिटिगेशन का। सपोज़ अगर कोई इनकम टैक्स का या जीएसटी का नोटिस आ गया है, तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है कि आपको भविष्य में दोबारा सेम क्वेश्चन ना पूछा रहे। तो ये जो एरिया है, ये आई बिलीव इज समथिंग जो कोर एरिया है। यहाँ पे शायद एआई नहीं अभी कर पाएगा, बिकॉज लिटिगेशन कोर्ट में तो एआई नहीं जाने वाला है। इनकम टैक्स इज नॉट गोइंग टू गो एंड रिप्रेजेंट समवन। वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, और वो हेल्प होनी भी चाहिए, क्योंकि टाइम जो है प्रोफेशनल्स का वो यूटिलाइज होना चाहिए टुवर्ड्स जो चीज़ें ज़्यादा बेहतर है, जिस पे ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। सीए का ना जो सिलेबस है, उसकी बहुत बेहतरीन बात है। जब आप उसको करेंगे ना, और जब कोई भी बच्चा फाइल में होगा, तो ही इज़ एज गुड एज लाइक कि उस जितनी नॉलेज उसको है, उसके प्रोफेशन के पर्सन को है, उतनी नॉलेज शायद हमारी कंट्री में किसी और को नहीं होगी इस पर्टिकुलर लॉ की। वाह। तो ये एक बहुत बेहतरीन बात है। आप चीज़ को A to Z पूरा पढ़ते हैं, आपको सब पता होता है। देयर इज़ नो बाउंडेशन की सवाल यहीं से पूछा जाना है, देयर इज़ एन एंटायर ओशन, सवाल कहीं से भी आ सकता है। और ये एक बहुत मज़ेदार बात है, क्योंकि आपको अब कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमारे कंट्री में तो टैक्स को लेके कुछ भी है, या फाइनेंस को लेके कुछ भी है, हमें सब आता है, क्योंकि एक्चुअली देयर इज़ नो अदर पर्सन ओके अदर देन अस। टैक्सेशन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है प्रॉपर्टी या कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट गोल होता है, वो होता है कि हम उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट करें। और टैक्सेशन उस प्रॉफिट में से कुछ एक हिस्सा होता है जो हमें गवर्नमेंट को देना होता है। टैक्स देना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टैक्स दें, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि टैक्स लेजिटिमेट जाए, सही जाए। जहाँ टैक्स बच सकता है, जो गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज़ दी हैं कि अगर हम ऐसा करें तो हमारे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम उन सब चीज़ों के बारे में सोचें, हमें पता होना चाहिए और हम उनका इस्तेमाल भी करें। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा डायनामिक चीज़ है, तो इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इवन दो अगर आपको टैक्सेशन के बारे में कुछ पता है आज की डेट में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी नॉलेज अगले साल या 2 साल बाद सही होगी। यू हैव टू कंसल्ट द पर्सन हु इज़ रेगुलरली प्रैक्टिसिंग द टैक्स, एंड दैट इज़ वेरी मच नीडेड, क्योंकि आपको जो नॉलेज होगा वो पुराना होगा, और लॉ तो हर साल बदल जाता है, फाइनेंस बिल हमारा हर साल आता है, और अब तो पूरा इनकम टैक्स एक्ट भी बदल रहा है। तो देयर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट कि जब भी कुछ ट्रांजैक्शन करी जाए जहाँ पे टैक्सेशन का एंगल भी हो, तो वन शुड डेफिनेटली कंसल्ट द प्रोफेशनल जो उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो,
एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली है, कई बार क्या होता है कि जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो अगर प्रॉपर्टी है तो जो डीलर है कई बार लोग उसी को कंसल्ट करते हैं, या अगर स्टॉक इन्वेस्टमेंट है तो जो उसके अंदर जो भी एडवाइज़र है उसको कंसल्ट किया जाता है। बट वो बहुत गलत तरीका है, क्योंकि वो उस डोमेन के एक्सपर्ट है नहीं। देखो, वो आपको बता सकते हैं प्रॉपर्टी कौन सा अच्छा है, वो आपको बता सकते हैं आपका स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड कौन से अच्छे हैं, बट दे कैन नॉट टेल कि उसके अंदर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, टैक्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो सब जो उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, जो उस चीज़ का नॉलेज रखता है, उसी से आपको बात करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। एंड दैट इज़ वेरी मच नीडेड। तो पंकज जी, इसीलिए हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। बहुत सारे लोग बोले आकाश जी आपका रियल एस्टेट फोटे है, टैक्सेशन, तो मुझे लगा ये हम हर यूजर्स के साथ अपने करते हैं, जो भी हमारे साथ में प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं या रेंट पे चढ़वाते हैं, तो हमारी लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है, टैक्सेशन टीम बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पर हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। पर मुझे लगा ओवरऑल और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारी सर्विसेज नहीं ली हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमें फॉलो करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं। तो मुझे लगा कि एक प्रॉपर एक्सपर्ट को लेके आना चाहिए। तो पहला सवाल उसी से रिलेटेड है। आज एसेट क्लास की अगर हम बात करें तो गोल्ड या स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट, ये 3 एसेट क्लास हैं। बिटकॉइन भी है, पर इंडिया के अंदर वो रेगुलाइज नहीं है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट गोल्ड, किसी ने परचेज किया और अभी काफ़ी अच्छी चाल आई है, उसके अंदर काफ़ी बढ़ चुका है गोल्ड, उसमें टैक्सेशन के क्या प्राविधान रहते हैं सर? गोल्ड ना हमारा कैपिटल एसेट काउंट होता है। ओके, गोल्ड पे बड़ा सिंपल है, अगर आज की डेट पे बात करेंगे तो 2 ही तरीके का टैक्सेशन है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। करेक्ट। अगर 24 महीने के अंदर बेचते हैं, खरीदा और 24 महीने के अंदर बेचते हैं, इट विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म। ओके ठीक है, और 24 महीने के बाद बेचा, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म। ओके तो जो हमारा परचेज प्राइस है उसमें से हम अपना सेल प्राइस माइनस करेंगे, और जो भी मार्जिन है दैट इज काउंटेड एज द प्रॉफिट, ओके। और उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। कितने % सर? देखो, अगर हम बात करें 24 महीने के अंदर बेचा, यानी कि इट विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म। ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म है तो हमें 20% टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, और अगर हमारा लॉन्ग टर्म है करेक्ट करेक्ट। तो हमें टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। 12.5% फ्लैट। ओके। और अगर मैं एफएनओ की बात करूं या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करूं, क्योंकि इसमें कुछ लोग शॉर्ट टर्म करते हैं स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर काम करते हैं, कुछ लोग स्टॉक खरीदते हैं 1 साल के पहले बेच देते हैं, 1 साल के बाद बेचते हैं, उस पर किस तरीके का टैक्सेशन आएगा? स्टॉक मार्केट की जो इनकम है, जो हम काम करते हैं, इसको ना हम 3 चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं। Okay. एक का जो टैक्सेशन होता है वो 3 तरीके से होता है। ओके सबसे पहला हमारा होता है इंट्राडे ट्रांजैक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि हमने सेम डे कोई स्टॉक खरीदा और सेम डे बेच दिया। ओके इसको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बोला जाता है, ओके, और ये स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह ट्रीट होता है। गॉट इट। तो जो भी इसका प्रॉफिट होता है उस पे हमें स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स देना होता जो हमारा इनकम टैक्स का स्लैब होता है। है। करेक्ट। गॉट इट। दूसरा बात करते हैं एफएनओ। एफएनओ के अंदर जो हमारी इनकम आती है उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम कंसीडर करा जाता है। ओके नॉर्मल बिजनेस इनकम के अंदर जो हमारा टैक्स होता है वो भी अगेन स्लैब रेट के हिसाब से ही। गॉट इट। ठीक है, तो अगर हम एफएनओ करें या जो है इंट्राडे करें, दैट इज ऑल बिजनेस इनकम। ठीक है, अब इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि हमने शेयर्स खरीदे और कुछ दिन के बाद बेच दिए। ओके, अगर शेयर खरीद के 12 महीने के अंदर बेचा है गॉट इट। तो इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म। ठीक है, 12 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म। तो 12 महीने के अंदर ये शॉर्ट टर्म है, इस पे टैक्स लगेगा आपको 20% का, और 12 महीने के बाद बेचा तो आपको टैक्स लगेगा 12.5%। 12.5% फ्लैट। जी। उसके बाद कोई इनकम टैक्स नहीं देना ना। गॉट इट। अब हम बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े एसेट क्लास की, जी। जिसके अंदर हम डील भी करते हैं, जी। रियल एस्टेट। जी। इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, एक रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल। जी। इसके ऊपर टैक्सेशन का क्या प्राविधान है आज? देखो, प्रॉपर्टी हमारी चाहे रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है, इट इज कॉल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके ठीक है, अगर हम इसको बेचते हैं ओके, तो 2 ही तरीके के कैपिटल 2 ही तरीके के प्रॉफिट होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ठीक है। पहला हम लेते हैं शॉर्ट टर्म। अगर प्रॉपर्टी खरीदने के 24 महीने के अंदर बेच दी तो इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म। ओके ठीक है, और अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदने के जो है 24 महीने के बाद बेची ओके तो इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म। ओके, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी का तो वो स्लैब रेट में चला जाएगा। स्लैब रेट नहीं जाए। हाँ, जो भी आपका स्लैब होगा उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। चाहे हम कोई भी बात करें, रेजिडेंशियल खरीदा हमने, सेम मतलब उसके ऊपर हमें वो जो बेसिकली नई प्रॉपर्टी अगर हम और रेजिडेंशियल परचेज करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलेगा। हाँ, मैं उस पर आता हूँ। देखो, पहले तो बात करते हैं शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं
तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। फ़ायदे सिर्फ लॉन्ग टर्म के अंदर ही मिलते हैं। अच्छा, मतलब आप बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ भी हैं जिन्होंने 2020-21 में 22 में प्रॉपर्टी खरीदी या 23 में खरीदी और वो 25 से पहले बेच देते हैं अगर। तो आपको 24 महीने काउंट करने हैं। अगर 24 महीने नहीं हुए हैं और आपने प्रॉपर्टी बेच दी है, हाँ। तो ये शॉर्ट टर्म कैप गेन है। स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। नई प्रॉपर्टी खरीद के कैपिटल गेन एग्जाम नहीं करा सकते हैं। और ये वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया भी है। मैंने क्यों बोला कि वन शुड ऑलवेज कंसल्ट टू द टैक्स एक्सपर्ट। उसका रीज़न ये हो गया कि अगर वो किसी से बात करेगा जिसको पता है ये चीज़, तो वो हमेशा बोलेगा कि आप 24 महीने के बाद बेचें। यार आप डील स्टार्ट कर दे, रजिस्ट्री 24 महीने के बाद होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। करेक्ट। इमेजिन कोई पर्सन प्रॉपर्टी बेच रहा है और 24 महीने के बाद बेची, तो वो नई प्रॉपर्टी खरीद के सारा कैपिटल गेन एग्जाम करा सकता है। इट इज ऑल परमिटेड इन लॉ। ग्रेट। और अगर रजिस्ट्री 24 महीने से पहले कर ली तो नुकसान, फंस गया। बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आज के टाइम के ऊपर मैं बात करूं, पिछले 2-3 साल के अंदर प्रॉपर्टी से तो बहुत बड़ा जंप आया है। तो किसी ने अगर 4-5 करोड़ की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और वो आज 7 करोड़ के आसपास 8 करोड़ में बेच रहा है, तो वो 3 करोड़ या 2 करोड़ के ऊपर जो उसको प्रॉफिट होने वाला है वो 2 साल से पहले बेच देता है, तो पूरा का पूरा उसको टैक्सेशन में जाना ही कितना पड़ेगा। टैक्स, इमेजिन 3 करोड़ रुपए आपने मुझे बताया ना, तो 3 करोड़ पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 90 लाख रुपए। हाँ, 30 करोड़ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 35%। 35% 35%। मोर देन करोड़। ओके। और अगर यही आपको कोई एडवाइज़र मिलता है जो आपको गाइड करता है कि सर आप 24 महीने रुक जाइए, 25वें महीने में ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री करा लीजिए, ये टैक्स खत्म हो सकता है प्रोवाइडेड वो नई प्रॉपर्टी खरीद ले। तो मतलब 1 करोड़ प्लस का टैक्स जो है वो उसकी अगली कोई परचेज है वहाँ पर जा सकता है। एग्जैक्ट। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो 2 साल तो हो गए, 2 साल के बाद बेची, और बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं इस प्रयास में कि हम इसको 2 साल तक, अगले 2 साल तक री इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो किस तरीके से काम करती है? देखिए, जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है, माने कि 24 महीने के बाद आप बेच रहे हैं, करेक्ट। हम एक एग्जांपल की फॉर्म में समझते हैं। सपोज किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी ईयर 2000 में, ठीक है। और अब वो उसको सेल कर रहा है मार्च 2025 में। ठीक है। मार्च 2025 में इमेजिन करते हैं पर्सन ने प्रॉपर्टी सेल कर दी। ठीक है। ठीक है। अब कानून में लिखा हुआ है कि 2 साल तक आप वो प्रॉपर्टी उस पैसे से खरीद सकते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन लॉ में ना एक बात और लिखी हुई है कि वो पैसे आपको अपने पास नहीं रखने हैं। आपको वो पैसे या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने हैं, या एक स्पेशल अकाउंट खुलता है बैंक के अंदर, जो बोलते हैं हम इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंट। वहाँ पे वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और उसका जो ड्यू डेट है वो आपका ITR भरने का ड्यू डेट या इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो आपका डेट है, उन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो डेट हो जाएगा। तो अगर इमेजिन करें किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, तो उसको पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं 31 जुलाई 2025 से पहले, या जिस दिन वो रिटर्न भरे उससे पहले। ओके। अगर नहीं भरे या नहीं इन्वेस्ट करा पैसा, देन दैट अमाउंट इज टैक्सेबल, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये तो बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। ये तभी मैंने बोला ना कि देखो, कंसल्टेशन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। हमें जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है, जो जिस डोमेन के अंदर एक्सपर्ट है, उसको एक बार ही कंसल्ट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा लोगों का ना एक्चुअली हेजिटेशन है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कई बार लोग पूछते नहीं है या एडवाइस नहीं लेते। वो ना एडवाइस लेने की जो उनकी कॉस्ट है ना, वो बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, रिसेंटली हमारे पास एक केस आया, तो उनका सवाल यही था कि आकाश जी, मैंने तो ना प्रॉपर्टी बेच दी लास्ट ईयर, अब क्योंकि मेरे पास 2 साल हैं और मैं दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप मुझे दिलाओ, बिकॉज अब टाइम आने वाला है, तो मैं उसको री इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, आपने वो पैसा रखा कहाँ पे? कहते हम तो वो अकाउंट में पड़ा हुआ है, 2 साल तक तो हम रख सकते हैं। मैंने कहा आपने इनकम टैक्स फाइल किया? कह रहे हाँ जी, हमने इनकम टैक्स तो फाइल कर दिया। अब जब इनकम टैक्स फाइल कर दिया मैंने, सर फिर तो आप उसका कर ही नहीं सकते कुछ भी। वो कह रहे नहीं जी नहीं, हम तो कर सकते हैं। उन्होंने फिर आनंद फानंद में फ़ोन मिलाया CA को, उनका दिमाग घूम गया कि आकाश ने कैसी बात कर दी। तो जब उन्होंने पता किया तो उनको फिर कि यार ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो ये चीज़ मैं पंकज जी के थ्रू समझना चाहता था आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं बोलूँ उससे बेटर है एक एक्सपर्ट जो इस लाइन का है। आप लोग सच में लाखों रुपए बचा सकते हो। उनकी ऑलमोस्ट 2 करोड़ का बेनिफिट था उनको, जो वो अगली प्रॉपर्टी परचेस करते हो उसके अंदर वो 2 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट ले सकते थे टैक्सेशन पे, पर उन्होंने काफ़ी बड़ा टैक्स गवर्नमेंट को पे किया और अगला बेनिफिट भी नहीं उठा पाए। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी में सर कैसे होगा? सेम ही है। अगर आपने 24 महीने से पहले प्रॉपर्टी बेची है तो शॉर्ट टर्म है, और
प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, अच्छा, स्लैब रेट से भरना पड़ेगा। बट अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है 24 महीने क्रॉस कर चुके हैं तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और आप अपना कैपिटल गेन बचा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वो जो नॉर्म्स है सारी इनको फॉलो कर रहे हैं कि रिटर्न भरने से पहले आपने या तो प्रॉपर्टी खरीद ली है वाले, नहीं तो पैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा दिए हैं, ये सब इंश्योर करना होता है। गॉट इट। तो बेसिकली सिमिलर फॉर्मूला अप्लाइड होगा। कमर्शियल बेच के आप अगर कमर्शियल ही खरीदते हो तो आपको किसी तरह कैपिटल गेन टैक्स पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। कमर्शियल बेच के आप रेजिडेंशियल खरीदते हो, वो भी उस टाइम ड्यूरेशन से पहले और वो ITR फाइल करने से पहले, या तो आप ITR फाइल करने से पहले उसको कैपिटल गेन टैक्स जो नया अकाउंट खुलेगा वहां पे डाल दीजिए, या फिर आप प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए ITR फाइल करने से पहले, तो ही इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ इन्वेस्टर जिन्होंने कमर्शियल खरीदा था, कमर्शियल बेचा, करेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद में बेच के क्या वो दोबारा कमर्शियल खरीद लें? नहीं, एग्जम्पशन नहीं मिले। एजम्पशन नहीं, टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर वो कमर्शियल बेच के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेंगे तो बच जाएगा, तो बच जाएगा। ओके। तो बेसिकली आपने कमर्शियल खरीदा हुआ है, प्रॉफिट आ गया है, आप उससे रेजिडेंशियल खरीद लो, आपका टैक्स बच गया। ओके, ग्रेट। तो ये अंडरस्टैंड। एक इसमें और चीज़ भी है कि जब आप प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो जो एग्जम्पशंस मिल रही होती है, इस पे ना पहले कोई कैप नहीं हुआ करती थी। हाँ। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कैप लगा दी है। ओके, कितनी? मैक्सिमम 10 CR तक का ही कैपिटल गेन आप एग्जाम करा सकते हैं। अच्छा, तो जो आजकल कमेलियाज बिक रहे हैं, पेंट हाउस की जो ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर फिर उन्होंने कैसे टैक्सेशन का बेनिफिट लिया होगा? अच्छा, एक और चीज़ थी, वो आप बताइएगा कि कैसे लिया होगा या नहीं मिला होगा, या ये कंपनी के थ्रू ट्रांजेक्शन, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन कंपनी के थ्रू ही, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को दिया है पैसा। देखो क्या होता है ना, जब कोई ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी की कर रहा होता है, हाँ, बहुत सारी ट्रांजेक्शन ना पहले से ही प्लान करी जाती है, मैंने कि कैसे करना है ताकि टैक्स कम से कम लगे। देखो, टैक्स को ऑप्टिमाइज करना होता है। हाँ, कि सपोज करो हम कोई प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं, तो खरीदने बेचने पे हमारे को बहुत ज़्यादा टैक्स ना लग जाए, इसको ध्यान में रखते हुए भी बहुत सारे काम करे जाते हैं। ओके। तो जब आप मुझे बता रहे हैं कि किसी ने कैसे ट्रांजेक्शन करा होगा, तो वो उसने कैसे करा होगा, उसके पर्टिकुलर सारे फैक्ट्स सामने हमारे हों, देन ओनली वी कैन एनालाइज। मतलब दूर से देख के किसी ट्रांजेक्शन को जज करना कि इन्होंने ऐसा करा होगा या वैसा करा होगा, क्या पाना कभी भी क्लियर नहीं होगा। चलो, ये सर ने ना बहुत अच्छी बात बोली है कि हम लोग क्या, ये पूरी मार्केट, ठीक है, जितने भी कंसल्टेंट ले लो या जो यूट्यूबर्स आए हैं, नए यूट्यूबर्स, ठीक है, जिनका बिजनेस है रियल एस्टेट नहीं है, खाली वीडियोस बनाने का काम है, वो तो कुछ भी उठा के बोल देते हैं। पर सर ने बड़ा अच्छा पर्सपेक्ट बताया कि जब तक, और इससे एक और लर्निंग भी मिलती है कि जब तक आपको पूरे सिनेरियोस ना पता हो, जब तक आप कमेंट नहीं कर सकते, पहली चीज़। बिल्कुल। दूसरी चीज़ सीखने को क्या मिलता है कि जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो प्रॉपर लीगल टीम और अकाउंटिंग टीम, जो CA की टीम है, उससे कंसल्ट करके होती हैं। हाउसी पॉइंट का भी एक ही मकसद है कि अपने हर एक इन्वेस्टर्स को, जिसको भी हम प्रॉपर्टी दिलवा रहे हैं या उनकी बिकवा रहे हैं, उनकी लीगल जितनी भी वर्किंग करनी है वो करने, प्रॉपर्टी बेचने से पहले कर ली जाए, जिससे कि आप लोगों को बेटर सोल्यूशन मिले, बाद में कोई दिक्कत ना आए, किसी तरह की परेशानी ना आए। तो सर ये तो हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा एक सवाल आता है सर, वो सवाल आता है सर कि बहुत सारे लोग, मैंने पीछे देखा, एक हमारे क्लाइंट थे, प्रॉपर्टी की जो बेचते वक्त उन्होंने क्या करा, प्रॉपर्टी बेची, उसमें अपनी जो सामान था, जो फर्नीचर था, उसके सहित बेच दी, और उन्होंने अपने पास में उसकी जो टैक्सेशन फाइल करी, उसके अंदर 100 रुपए की चीज़ थी, एग्जाम्पल के तौर पे 1 करोड़ की चीज़ थी, तो 80 लाख रुपए की उन्होंने प्रॉपर्टी की कॉस्ट दिखाई और 20 लाख रुपए का उन्होंने फर्नीचर के अंदर दिखा दिया। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है बाद में? इसमें ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि पीरियड काउंट करने का सिस्टम है, ठीक है। तो पहला चीज़ ये कि पहला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी को 24 महीने कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए, ये तो बड़ा आसानी से पता चल रहा है कि आप प्रॉपर्टी के पेपर्स देखेंगे एंड यू कैन क्लियरली एस्टैब्लिश कि 24 महीने कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए। करेक्ट, ठीक है। बट उसका जो एक और पार्ट है फर्नीचर, आपने 20 लाख रुपए का फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर इज ए डेप्रिसिएटिंग असेट, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि फर्नीचर 20 लाख से ज़्यादा का ही खरीदा होगा। ओके, क्या वो परचेज के बिल है हमारे पास? अगर परचेज के बिल है तो अलग बात है, बट यूजुअली इस केस में होते नहीं है
क्योंकि फर्नीचर जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं आपने इकट्ठे बाय करी होगी, करेक्ट। या प्रॉपर्टी का फर्नीचर आपने बनवाया होगा तो उसके बिल आपके पास होने चाहिए, क्योंकि यूजुअली नहीं होते हैं, लेकिन अगर होंगे भी तो 20 लाख से ऊपर के हैं तो एक अलग बात हो जाएगी और डेट्स कौन सी है वो देखना पड़ेगा। बट अगर नहीं है फर्नीचर्स के बिल आपके पास, तो वो जो 20 लाख रुपए हैं जो आपने फर्नीचर के नाम के लिए है, इट विल बी टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म कैप गेन, और इस पे आपको इनकम टैक्स के हिसाब से स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स भरना पड़ जाएगा, अगर केस आपका स्क्रूटनी में सेलेक्ट हुआ तो। और इसको बचा नहीं पाएंगे आप, इसको बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि आप पास एविडेंस नहीं होगा ना। देखो, एविडेंस है, अगर सब कुछ फैक्चुअल है, प्रॉपर सब कुछ है, तो एक अलग बात होगी। बट अगर फैक्चुअल नहीं है, सिर्फ आपने जो है ट्रांजेक्शन के अंदर पार्ट्स को डिवाइड करा है, देन इट इज़ रियली ट्रबलिंग, और ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली पंकज जी का कहना ये है कि बहुत सारे लोग जब प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वो क्या कहते हैं जी कि हमारी तो फुल्ली फर्निश्ड है, आप विद फर्निश्ड यूनिट ले लीजिए। और अपने यहाँ पर वो, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बेच रहा हूँ तो मैं पैसे लूँगा, तो वो पूरी अर्निंग जो है वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट में नहीं दिखाते, वो पेपर्स के अंदर दिखाते हैं कि 100 रुपये की चीज़ें 80 रुपये की मेरी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, 20 रुपये मेरे फर्नीचर की कॉस्ट है। तो ऐसे वो टैक्सेशन बचाने के चक्कर में करते हैं, पर वो करना मतलब अपने आप को नुकसान पहुँचाना है। क्योंकि अगर आपने डाइवर्सिफाई कर दी दोनों अमाउंट्स, एक प्रॉपर्टी की अमाउंट कर दी और एक आपने बेसिकली फर्नीचर की कॉस्ट बना दी, तो फर्नीचर वाली कॉस्ट के अंदर आपको स्कूटनी आएगा ही आएगा अगर आपके पास में लीगल पेपर नहीं है आपके फर्नीचर के। तो ये पॉइंट था सर का आपका। और बायर के लिए क्या नुकसान हो सकता है? देखो, बायर के लिए भी बड़ा नुकसान है। उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, हाँ, वो तो 80 लाख रुपीज ही होगी ना। गॉट इट। जब वो बेचने जाएगा, हाँ, तो अगेन प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 20 लाख की कंसीडर होगी ना, करेक्ट। सॉरी 80 लाख कंसीडर होगी। हाँ। अब जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 80 लाख की है, तो उसको जो वो फर्नीचर जो उसने बाय करा 20 लाख था, वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड नहीं होगा। और अगर ऐड होगा भी तो वो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू है, डेप्रिशिएटिंग, उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा उसको। गॉट इट। तो कैप गेन उसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैपिटल गेन उसका कॉम्प्लिकेट, बेसिकली वही है कि अगर मुझे मेरा बेनिफिट हो रहा है कैपिटल गेन का, वो 20 लाख रुपए के ऊपर कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलता, चैलेंजेस रहेंगे उससे। चैलेंजेस नहीं मिलेगा ही नहीं बेसिकली। हाँ, और एग्जाम्पशन अगर वो आगे लेना चाहेंगे तो वहाँ पे भी चैलेंजेस आएंगे, आगे भी प्रॉब्लम आएगा। तो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट तो आपका गया, हवा में गायब हो जाएगा। बेसिकली कहने का मकसद ये है जी। अब हम बात करते हैं, इसी से मिलता जुलता एक सवाल था सर कि मार्केट में आजकल क्या है कि बुक वैल्यू से नीचे प्रॉपर्टीज बिक रही हैं। यहाँ पर सपोज कि सर्कल रेट है किसी का 8,000 रुपये, कोई कहता है जी आप को मैं 7,000 में दे दूंगा, किसी को बेचनी है। वहाँ पर क्या टैक्स लायबिलिटी आती है बायर के हैंड पे और सेलर के हैंड के ऊपर? ये ना बहुत ख़राब ट्रांजैक्शन, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप हमारा लॉ देखेंगे इनकम टैक्स का, वहाँ पे बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं और आपने सर्कल रेट से नीचे सेल कर दी, जैसे आपने एग्जांपल लिया 8,000 सर्कल रेट है और प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी सर्कल रेट से नीचे 7,000 पे, तो गवर्नमेंट कभी भी आपकी सेल वैल्यू को 7,000 नहीं एक्सेप्ट करे। गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन एज 8,000 रुपीज ओनली। ओके। और एक लोगों को एक और गलतफहमी होती है कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को पता होता है। कैसे पता होता है? बिकॉज जो रजिस्ट्रार होता है वो उस रजिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी गवर्नमेंट को देता है। ओके। तो गवर्नमेंट को पता होता है कि आपने प्रॉपर्टी 8,000 के हिसाब से ही बेची है, 7,000 आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ओके। तो आपको जो है वो जो 1,000 का गैप आया उस पे आपको इनकम टैक्स एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। किसको भरना पड़ेगा? सेलर को। सेलर को भरना पड़ेगा। और बायर? हाँ, बायर के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्कल रेट आपका 8,000 है, आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली 7,000 रुपीज में। हाँ। तो इसका मतलब आपको डिस्काउंट मिल गया। हाँ। 1,000 रुपीज का। और ये जो प्रॉपर्टी के अंदर आप कम वैल्यू पे खरीद के डिस्काउंट लेते हैं, ये जो आपने बेनिफिट अर्न करा, ये जो अमाउंट है 1,000, आपको इस पे टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा मानते हुए कि आपकी अदर सोर्स की इनकम है। ओके। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो 1,000 रुपया बचाया बायर ने बड़ा चतुराई दिखा के कि यार मुझे चीज सस्ती मिल गई, तो 1,000 रुपए है इनटू साइज कर देंगे, वट एवर द प्राइस वैल्यू इज देयर, उस वैल्यू के ऊपर उसको अपना जो इनका नॉर्मल इनकम स्लैब है उसी हिसाब से पे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये तो डबल नुकसान हो गया। बिल्कुल। एक तो वैल्यूएशन आपने ऊपर महंगी चीज आपने सस्ते में खरीदी, बिल्कुल। ऊपर से इनकम टैक्स पे करा, सेलर को भी टैक्स देना पड़ गया। ये एक्चुअली एक बोलते हैं टैक्स कास्केडिंग इम्पैक्ट। ओके। तो यहाँ पे अमाउंट एक ही है, लेकिन बायर को भी टैक्स भरना पड़ रहा है, सेलर को भी भरना पड़ रहा है। तो ये क्योंकि ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ऐसा ना करें और करना भी नहीं चाहिए। इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। houseypoint.com हमेशा आप लोगों के लिए
इन छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं मार्केट के अंदर, जब ट्रांजेक्शन करने आप जाते हो, आप अगर राइट एडवाइस चाहते हो तो हमारे पास में दोनों लेवल के ऊपर, चाहे हम बात करें सीए लेवल की, हम बात करें लीगली कोई इश्यूज ना हो, वो भी हमारे पास में सर्विसेज हैं, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है जी। और ये गुड़गांव के हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज एआर पे खरीदी हुई हैं, आप समझिए मार्केट में प्रॉपर्टी आज से 2020 से बिकना स्टार्ट हुई थी एआर, एनुअल रिटर्न करके, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और मुझे याद है उस समय पे सर्कल रेट होते थे 6500 रुपए और 8000 रुपए। तो बहुत सारे लोग पेपर भी 8000 रुपए के बनवाते थे कि 8000 के तो पेपर बनेंगे सर, पर जो एक्चुअल वैल्यू होती थी प्रॉपर्टी की वो 12000 रुपए 13000 रुपए की प्राइसिंग होती थी और उसके ऊपर उसको एआर मिलता था। तो एआर जो मिलता था वो कंपनीज कहती थी कि आप लास्ट में एडजस्ट कराना, ठीक है, लास्ट मतलब जिस समय पोजीशन आनी। जी जी। तो उसके हिसाब से भी ये लॉ का वॉल्यूशन हो गया, क्योंकि अगर सपोज 3 साल बाद भी उसको वो प्रॉपर्टी मिली और 3 साल में उसका जो भी 12000 रुपए के हिसाब से जो उसका साल का एक ब्याज बनता होगा, एआर बनता होगा, जिसका वो लोग मेरे ख्याल से एग्रीमेंट पे तो लिख के नहीं देते हैं, एक अलग से कंफर्ट लेटर देते हैं, उसका 3 साल बाद जोड़ने के बाद अगर वो वैल्यू 3600 रुपए भी बनी तो 8000 माइनस 3600, तो फिर ये तो सर्कल रेट से नीचे होगी चीज। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं। हम्म। देखो, जो बिल्डर ने रेंट ऑफर करा या रिटर्न ऑफर करा, वो हर साल या हर महीने तो पर्सन को क्रेडिट नहीं हो रहा है, नहीं, पैसे तो नहीं मिल वो रहे, साल में भी नहीं दे रहा है, वो लास्ट में एडजस्ट करवा रहे दे नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स के हिसाब से, इट इज़ एन इनकम जो ड्यू बेसिस पे टैक्स होनी चाहिए। हैं। ओके, यानी कि वो पर्सन को हर साल उसको इनकम दिखाना चाहिए और उस पर टैक्स भरना चाहिए। करेक्ट। अगर ऐसा नहीं करा है तो उसको जब एंड में, जब लास्ट में जब डिलीवरी उसको होगा, पोजीशन होगा, तो वो जो 3600 रुपए का उसको फायदा हुआ है, उसको उस अमाउंट को इनकम दिखाना पड़ेगा, पूरे अमाउंट को उसी साल में, जिसके दो नुकसान है। पहला तो क्योंकि वो सारा का सारा इनकम एक ही साल में आएगा तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा, एब्सोल्युटली। तो उसको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, ठीक है। और एक्चुअल में आप देखेंगे तो वो हाथ के हाथ अगर सेम टाइम पे टैक्स भर रहा होता तो कम जाता, और यहाँ पे टैक्स उसको भरना पड़ेगा पूरे एक साथ। लेकिन यहाँ पे जो वो सर्कल रेट से नीचे वाली बात है वो नहीं लगी, क्योंकि जो उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स बनने वाले हैं वो तो सर्कल रेट के हिसाब से ही भर रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस है सर्कल रेट का वो नहीं यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन हाँ, उसको इस पैसे पे टैक्स जरूर भरना पड़ेगा। इट विल बी कॉल्ड एज लाइक कि उसको रिटर्न मिला या डिस्काउंट मिला, आप कुछ भी बोल लीजिए, दोनों केस में टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, एक और एडवांटेज था, अगर वो एंड में कर रहा है और लास्ट में दिखा रहा है तो उसको जो टैक्स भरना पड़ेगा वो टैक्स उसको भरना पड़ेगा सेक्शन 56 के अंदर, जो स्लैब रेट पे काउंट होगा। ओके, ठीक है, ज़्यादा भी होगा स्लैब रेट भी काउंट करेगा, तो नुकसान हो गया। अगर वो हर साल टैक्स भर रहा होता तो वो उसको एज ए रेंटल इनकम दिखा सकता था, जिसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता। एक तो इनकम ऑलरेडी 30% कम हो गई, ऊपर से हर साल का टैक्सेशन थोड़ा कम होता, तो उसको डबल बेनिफिट होता। तो ये जो भी पर्सन है, जो भी इस तरीके की डील्स करता है, ट्रांजैक्शन करता है, उसको पता होना चाहिए कि वो कैसे टैक्स भरे ताकि उसको टैक्स का इम्पैक्ट कम से कम आए। तो ये उसको उसी टाइम पे सोचने वाली चीज़ होती है, एंड दैट इज़ वन एरिया जहाँ पे उसको बात करनी चाहिए बहुत डिटेल में कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे टैक्स को ऑप्टिमाइज करा जा सके। एक्चुअली क्या मार्केट में बेचा इस तरीके से जाता है कि सर आपके तो एक्चुअल में पेपर, क्योंकि आपने तो पैसा उतना ही देना पड़ेगा, तो जो आपको इनकम हम लास्ट में एडजस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसको तो बेचा इसलिए आता है कि जीएसटी भी नहीं लगेगा। ये पर जबकि इसमें दो लॉसेस हो गए। आपकी अंडरस्टैंडिंग ले तो जो भी सपोज अगर 8000 के पेपर है तो 8000 पे तो 12% का जीएसटी लगा तो लगा ही लगा, कमर्शियल है, और जो उसका 12% का जीएसटी भी लग गया, इधर इनकम टैक्स के अंदर भी टॉप स्लैब के अंदर काउंट हुआ, उसका तो डबल नुकसान हो गया सर। और 30% का भी लॉस हुआ, क्या कम 30% बच सकती थी अगर रेंटल में आते तो। एक्चुअली ना ये प्रॉब्लम है जो लोगों को पता नहीं है, जो पता होनी चाहिए। और ये एक और भी चैलेंज है जो काफ़ी सारे लोग ना, एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर जो बिल्डर भी है या जो गाइड भी कर रहे हैं, डीलर होते हैं, उनको ना टैक्स का पता नहीं होता, तो वो सिंपल सिर्फ ये बोलते हैं कि कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। उनको पता होता ही नहीं, बट दे जस्ट कीप ऑन सेइंग कोई टैक्स नहीं है। बिलीव मी, इनकम टैक्स के अंदर ना लगभग हर चीज़ पे टैक्स है, एक्सेप्ट अदरवाइज कि उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न है, कुछ बताया गया है, उसके अलावा लगभग हर चीज़ पे टैक्स है। आप सोचो कि टैक्स नहीं है, ऐसा बहुत कम चीज़ें हैं। इवन इमेजिन कि अगर आपको कुछ चीज़ ऐसा रेंडमली आपके अकाउंट में, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको बैंक में रेंडमली 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट हो जाए, किसी की गलती से हो रहा है, एंड दैट पर्सन डजंट क्लेम बैक द मनी, आपको क्या लगता है वो पैसे टैक्सेबल नहीं है? टैक्सेबल है। इफ यू रिसीव एनी मनी फ्रॉम एनीवन,
and that money belongs to you यस is taxable. इतना भी छोड़ो, इवन इफ अगर इमेजिन करें आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और आपको बैंक को लोन नहीं देना, हाँ। ठीक है, और अगर आपको बैंक को लोन नहीं देना, इसका मतलब बैंक का लोन खत्म हो गया, हाँ नहीं वो इनकम मतलब बैंक नहीं क्लेम कर रहा हाँ, आपसे, बैंक- बैंक ने बोला चलो हम राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है अगर ऐसा भी होता है देन ऑल्सो इट इज एन इनकम, बिकॉज पैसे जो आपने सेव कर लिए हाँ वो भी उसके ऊपर आपका आपको टैक्स देना ही तो पड़ेगा। इनकम टैक्स बड़ा सिंपल है, वो कहते भाई आपने कुछ भी अर्न करा, कैसे भी करा, इफ यू आर रिसीविंग मनी आपको देना पड़ेगा। टैक्स तो भरना। भाई गवर्नमेंट ऐसे छोड़ने वाली तो नहीं है, और मुझे ख्याल से ये हर जगह आपके पीछे है। अगर कोई सोचे कि गवर्नमेंट से आप बचा ले जाओगे, टैक्स भरना भी चाहिए, अच्छी बात है, टैक्स भरना चाहिए, नहीं तो सिर्फ टैक्स भरना बहुत अच्छी बात है। हम नेशन बिल्डिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, करेक्ट करेक्ट। टैक्स भरना बहुत अच्छी बात है। आज जो अभी वॉर चल रही है, हाँ। अगर हम लोग टैक्स नहीं पे करते तो हमारे पास में कैसे S-400 आता? एग्जैक्टली, फंड्स कहाँ से आएंगे गवर्नमेंट का? तो टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है, बट देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि ऐसा टैक्स भरते जाना, एक होता है कि जो सरकार ने जो हमें जो प्रोविजंस है, जो लॉ में लिखा हुआ है, उसको हम जहाँ हमारे लिए लिखा हुआ है कि भाई ये आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि आप प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीदे, लॉन्ग टर्म कैप गेन में एग्जाम्प्ट है। अब हम ये सोचे कि नहीं हमें तो टैक्स भरना है, हम नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, हम टैक्स एग्जाम्पशन नहीं लेंगे, तो ये इसको हम बेवकूफ़ी बोलेंगे ना भाई। जब गवर्नमेंट ही परमिट कर रही है और नहीं ले रहे हैं तो फिर हमारा नुकसान है। हाँ, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या लीगल है, क्या परमिटेड है। जो गवर्नमेंट परमिट कर रही है, जो लीगल है, वो सब चीज़ें तो करनी चाहिए ना। गवर्नमेंट ही तो बोल रही है हमें कराने के लिए, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या हो रहा है ना, एक्चुअली इसके फायदे भी हैं। वी आर इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग द मनी इन द इकोनॉमी इटसेल्फ। यस हम पैसे अपने पास थोड़ा रख रहे हैं, इन्वेस्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं पैसे वो हमारे जीडीपी के अंदर काउंट होता है, करेक्ट। कहीं ना कहीं वो पैसे हमारे सर्कुलेशन में रहते हैं। पंकज जी, एक सवाल है जी जैसे कि यहाँ पर गुड़गांव में जो भी रियल एस्टेट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं जी वो सारी फ्री होल्ड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जी पर नोएडा जैसी लोकेशन या दिल्ली जैसी लोकेशन जहाँ पे या तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जैसे गवर्नमेंट PPP मॉडल्स के ऊपर प्रॉपर्टीज जी। बिकती और सेल आउट होती जी है, वो सारी लीज ऑलरेडी होती हैं प्रॉपर्टीज 99 ईयर्स के लिए। ऐसे ही नोएडा के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी अगर हम बात करें वो जो नोएडा अथॉरिटी है उसके थ्रू लैंड परचेज करी हुई है जी और लीज मॉडल के ऊपर है, जी। तो वहाँ पे टैक्सेशन का क्या प्रोविजन रहता है? देखिए दो टैक्सेशन है, इनकम टैक्स और GST। इनकम टैक्स अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था यस कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखेंगे, 24 महीने से पहले है कि बाद में है, ठीक है। एक और अलग एंगल है GST का। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि लाइक फ्री होल्ड है, उसमें प्रॉपर्टी के राइट्स एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो तो GST नहीं लगता उसके ऊपर, ठीक है। बट अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो लीज होल्ड है, ओके लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे होते, प्रॉपर्टी के राइट्स बेच रहे होते हो, करेक्ट ठीक है। तो वो एक इमूवेबल एसेट नहीं है। ओके अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेची जाती है तो जो पर्सन उसको सेल कर रहा है इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ GST, और अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 40 लाख के ऊपर है ओके तो उसके ऊपर GST लग जाएगा। अच्छा और GST लग जाएगा का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उस पे सेलर को बायर से GST एक्स्ट्रा कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कितना एक्स्ट्रा, 12% या 18% इज अगेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन, जिसके ऊपर अभी डिस्प्यूट काफ़ी चल रहा है। बिकॉज क्योंकि आपने बताया कि मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज लीज होल्ड है, तो देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम कि हर बार GST तो नहीं दिया जा सकता, हाँ है ना। तो इसके चलते ये अभी अगेन फर्दर केस लॉ आगे भी चल रहा है, बट आज की डेट में जो डिसाइडेड केस लॉ है वो ये बड़ा क्लियर है कि अगर आज की डेट में कोई पर्सन लीज होल्ड लैंड को या प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है तो इट इज़ सब्जेक्ट ऑफ GST और GST इसको देना पड़ेगा। और GST करने एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि GST के जो नोटिस होते हैं वो कभी भी तुरंत नहीं आते हैं। तुरंत नहीं आने के दो नुकसान हैं कि जब भी वो नोटिस आएगा 2-3 साल बाद, तब तक वो ट्रांजेक्शन के बारे में आपको भी चीज़ें नहीं पता होंगी, याद नहीं रहेंगी, ठीक है। और जो बायर सेलर का ट्रांजेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप जो है बायर से भी पैसे कलेक्ट नहीं कर पाओगे GST के। तो दूसरा उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इट इज़ अ ह्यूज लायबिलिटी। ओके तो बिफोर सेलिंग अ प्रॉपर्टी जो लीज होल्ड पे है एक बार सोच लेना चाहिए, एक बार बहुत ध्यान से ट्रांजैक्शंस की जो रिपरकशंस हैं, जो इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वो सोच करके फिर ही करने चाहिए ताकि आपको भविष्य में इस चीज़ को लेके दिक्कत ना आए।
तो अगेन अगर ये चीज़ों को लेके हमारे को डाउट होता है, हम कोशिश कर सकते हैं गवर्नमेंट को एक एडवांस रूलिंग लगाने का, लेकिन उसमें क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभी जजमेंट है तो आपको वो फेवर में तो नहीं आएगी। तो सेल आउट करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि जो उस पर्सन का उस जीएसटी का बेनिफिट ले सके उसी को सेल करा जाए, जो विलिंग हो जीएसटी पे करने के लिए उसी को सेल किया जाए, नहीं तो वो लायबिलिटी आपका बन जाएगा कल को। ओके, तो बेसिकली लीज होल्ड प्रॉपर्टी को परचेस करने से पहले, बेचने से पहले टैक्सेशन के अंदर नॉर्मल इनकम टैक्स को छोड़ के जीएसटी के अंदर जो कैलकुलेशंस हैं उसको समझने के लिए एक्सपर्ट की राय जरूर ले, यही मैं कहूँगा। और लीज होल्ड प्रॉपर्टीज को बेचते वक्त जीएसटी भी आपको देना पड़ सकता है। नोएडा में रीसेल प्रॉपर्टी जो लीज होल्ड है उसको बेचते वक्त जीएसटी भी देना पड़ेगा। अब टैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं तो टैक्सेशन इन केस जो एनआरआई हैं, ठीक है, उनको इंडिया से कोई अर्निंग नहीं हो रही है, क्या उनको तब भी कोई इनकम टैक्स देना पड़ेगा? ये ना एक्चुअली क्वेश्चन 2 पार्ट में स्प्लिट होना चाहिए। ओके, पहला तो हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं कि कोई एनआरआई है कि नहीं है। ओके, बिकॉज कोई पर्सन इंडिया के बाहर रह रहा है सिर्फ इतने से तो वो नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो इनकम टैक्स में कंडीशंस लिखी हुई हैं सेक्शन 6 के अंदर वो सब कंप्लाई करी जा रही हैं, उसके हिसाब से वो पर्सन नॉन रेजिडेंट है कि नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि कोई पर्सन इंडिया के अंदर रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, इसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई पर्सन 182 डेज इंडिया में नहीं रहता, ओके, ठीक है, तो उसको नॉन रेजिडेंट बोल सकते हैं। लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट ने एक और कंडीशन डाली कि चलो कोई बात नहीं, 182 डेज नहीं हो आप, देन देयर इज अ सेकंड कंडीशन। ये कंडीशन होगी तो भी आप नॉन रेजिडेंट नहीं माने जाओगे। दैट कंडीशन इज कि आप पिछले 1 साल में 60 दिन इंडिया में हो, ओके, प्लस 4 सालों में 365 दिन इंडिया में हो। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो भी ट्रबल रहेगा। सो इफ अ पर्सन हैज टू बी नॉन रेजिडेंट, he has to satisfy both the condition. He should not be in India for more than 182 days. He should not be in India for more than 60 days along with the condition 4 साल में 365 दिन इंडिया में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब किसी भी अगर 1 साल के अंदर वो ज्यादा रुक जाता है तब भी वो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। हाँ, तो सपोज करो कोई एक पर्सन पूरे साल इंडिया में रहा ही नहीं, हाँ, एक भी दिन नहीं रहा, हाँ, तो उसको आप नॉन रेजिडेंट बोल सकते हो। बिकॉज ना तो 60 दिन की कंडीशन पूरी हो रही है, हाँ, ना वो 182 डेज की कंडीशन पूरी हो रही है। करेक्ट। तो इन दैट केस वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। पर अगर कोई है, रह रहा है, हाँ, तो लगेगी। हाँ, तो सबसे पहले जैसे अभी अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो हमें डिसाइड करना है कि कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है कि नहीं है। हाँ, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पिछले साल वो क्या 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में था। लेट्स अज्यूम कि वो 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में नहीं था, करेक्ट, ठीक है, वो कम था। तो पहली कंडीशन कोई होगी। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या वो इंडिया में 60 दिन था? ठीक है, अगर वो 60 दिन था, फिर एक और कंडीशन लगेगी, क्या वो पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में था? ओके, ठीक है, अगर 4 सालों में 365 दिन इंडिया में नहीं था, खाली 60 दिन था, हाँ, तो वो नॉन रेजिडेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन वो 365 मतलब 4 सालों में 365 दिन इंडिया में नहीं रहा, तो इट हैज टू बी चेक्ड वेरी डिलिजेंटली। ओके, क्योंकि इससे सिर्फ आपका प्रॉपर्टी नहीं, पूरा टैक्सेशन डिसाइड होगा। अच्छा, अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो उसको सिर्फ उस इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा जो उसने इंडिया में अर्न करी। ओके, और अगर वो रेजिडेंट है तो इंडिया के बाहर की इनकम हो चाहे इंडिया की इनकम हो, दोनों ही केसेस में उसको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा जी, इसीलिए मैक्सिमम लोग कहते हैं कि मैं एनआरआई हूँ, मैं एनआरआई हूँ। तो लेकिन ऐसा बोलने से नहीं होता ना कि नॉन रेजिडेंट आप बोलने से थोड़ा ना मान सकते हैं। हाँ, वी हैव टू चेक। सी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला मुद्दा भी है कि लोगों को लगता है, वहम होता है कि वो नॉन रेजिडेंट है। दे शुड चेक दी रेगुलेशन जो इनकम टैक्स ने बनाई है कि किस कंडीशन पे नॉन रेजिडेंट आपको माना जाएगा। तो कंडीशन पूरी होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे, एक चीज और है। अब जैसे आपने बोला कि कोई नॉन रेजिडेंट है, चलो लेट्स अज्यूम कि वो पर्सन ने ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया कि वो नॉन रेजिडेंट है, उसका कोई इनकम इंडिया में नहीं है, ठीक है। अगर इंडिया में कोई इनकम नहीं है तो आइडियली आइडिया भरने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे कुछ चीजें आती है। कोई इनकम नहीं है, ये डिटरमाइन कैसे करा जा रहा है से खाली बात खत्म नहीं होगी। होता क्या है, सपोज कोई नॉन रेजिडेंट है, उसके पास 2 अकाउंट होते हैं इंडिया में, एक एनआरओ अकाउंट और एक एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट के अंदर जितने पैसे हैं वो सारे लगभग उसके एग्जाम होते हैं, उस पर इंटरेस्ट इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, सेक्शन 10 में एग्जाम्पशन होती है। एनआरओ अकाउंट में जो उसके पास पैसे हैं उस पर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर उसको टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। अब
challenges क्या होते हैं? Let's assume there's a person who has the NRE account and NRO account, दोनों में इसका कोई इनकम नहीं है, ठीक है, जो पैसे रखे हैं उसी पे उसको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब चैलेंज ये होता है कि इंटरेस्ट जब आता है उसको, NRE अकाउंट के अंदर जो FDs है उसकी जानकारी इनकम टैक्स के पास है, NRO अकाउंट का भी जो इंटरेस्ट आ रहा है उसकी भी जानकारी इनकम टैक्स के पास है, और वो अगर अमाउंट बड़ी है, सब्सटैंशियल है, तो इनकम टैक्स के पास एक डेटा है दैट द पर्सन होल्ड्स सम अमाउंट, ठीक है। इन दैट केस इट इज़ always advisable to file an income tax return declaring the income whatever it is. exempt income है वो exempt में दिखा दे, जो taxable income है वो tax में दिखा दे, भले ही आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, फिर भी आप बेसिकली लोगों की नॉलेज में रहेगा, गवर्नमेंट के इनकम टैक्स की नॉलेज में रहेगा, तो आपको जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है नोटिस रिसीव होने की वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर NRE NRO अकाउंट में पैसे नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इन दैट केस गवर्नमेंट नोज दैट देयर इज नथिंग, नो नीड टू फाइल द इनकम टैक्स। ओके, तो बेसिकली NRI क्लाइंट्स जो इंडिया से बाहर बैठे हैं, उसमें से अभी रिसेंटली एक मेरे पास सवाल आया, वो पिछले 10 साल से पहले उन्होंने कोई चीज़ परचेज कर रखी थी, अब वो उसको बेच रहे हैं, बेचते वक्त उनको जो बेनिफिट हो रहा है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब उस बेनिफिट का वो कैसे बेनिफिट उठा पाएंगे? सपोज पहले जब खरीदी थी तब वो इंडियन रेजिडेंट्स थे, अब वो NRI हो चुके हैं क्योंकि बाहर चले गए हैं, बाहर वर्किंग है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? इनकम टैक्स पहले वाले के हिसाब से कटेगा, बी के हिसाब से कटेगा, क्या उसका बेनिफिट जो हो रहा है इनकम का, जो भी पैसा उनको बच रहा है उसके क्या टैक्सेशन लगेगा, उनका सवाल था। देखो, टैक्सेशन जो नॉर्मल रेजिडेंट का है वही नॉन रेजिडेंट का रहेगा। ओके, टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टीज पुरानी है, 24 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही लगेगा, 12.5% ही पे करना पड़ेगा उनको, प्लस सरचार्ज एसेस जो भी उनके केस में एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है, हम अज्यूम करते हैं कि हमने पैरामीटर्स लगाए और इज नॉन रेजिडेंट। यस, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट में क्या होता है, जो बायर होता है उसको उनका TDS काटना रहेगा, बायर TDS काटेगा। अब बायर जब TDS काटेगा तो उसको काटना पड़ेगा 20% के रेट के हिसाब से, ओके, प्लस रिलेवेंट जो सरचार्ज या सेस है वो लगेगा उसके। ठीक है। अब जो बायर है वो TDS 20% प्लस सरचार्ज काटेगा, अप्रॉक्सीमेटली 23% के आसपास TDS काटेगा, ठीक है। सेलर के 23% जो मनी है वो ब्लॉक हो गया, ओके, ठीक है। और ये जो 23% ब्लॉक हो रहा है ये ट्रांजैक्शन वैल्यू का ब्लॉक हो रहा है, ओके, कैपिटल गेन का ब्लॉक नहीं हो रहा, ठीक है। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू, हाँ जी, ओके, ठीक है। तो इमेजिन अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 CR का है तो 23 लाख रुपए ब्लॉक हो गए, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। अब आप इसको अगर 10 CR करोगे तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए हो गए। 30 लाख रुपए हो गए। तो इस केस में क्या होता है, जो सेलर है उसके पास 2 ऑप्शन है। अगर उसको कुछ नहीं पता तो वो कुछ कर नहीं सकता, ही हैज़ टू गो विद दी फ्लो, उसको वेट करना पड़ेगा, TDS कटेगा, अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है, जो पैसे रिफंड मिलेंगे वो ले सकता है। अगर उसे अवेयरनेस है एंड इफ वी गेट द प्रॉपर गाइडेंस, ही कैन अप्रोच टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी ओके, फॉर द लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, ओके, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि सर हमारा जो टैक्स बनता है वो कम रेट से बनेगा, इनकम टैक्स का कैपिटल गेन का रेट ही 12.5% का है, TDS कट रहा है हमारा 23% पे। तो बड़ा सिंपल है दैट इनकम टैक्स ऑफिसर उसको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें वो बोलेगा कि इनका TDS जो है 12.5% के रेट से ही काटा जाए, ठीक है। या कैपिटल गेन अगर उससे कम बन रहा है तो हम और भी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि 5% पे काटा जाए। तो जहाँ पे भी इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाई होगा वहाँ पे वो एक लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ओके। तो जैसे ही वो लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट इशू करेगा तो TDS जो कटेगा फिर वो 23% नहीं कटेगा, फिर वो 12.5% के हिसाब से कटेगा। ओके, तो ऐसा करके जो आपके पैसे बचे हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तभी ऐसा करा जा सकता है। गॉट इट। तो सर ने कितने सिंपल तरीके से इस बड़े सवाल का जवाब दिया, स्पेशली हर वो NRI जो आज यहाँ से बाहर रहते हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की टैक्सेशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो पंकज जी के नंबर्स को मैं फ्लैश कर दूंगा। आप लोग हमारी वेबसाइट पे भी जाके वहाँ पे भी अपडेट ले सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं हमारे जो शायद कहीं ना कहीं किसी कंपनी में आज वर्किंग हैं, पर उनका एम है, बिकॉज आज मोदी जी भी कहते हैं स्टार्टअप इंडिया की तरफ दुनिया जा रही है और स्पेशली इंडिया, हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है। तो उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और कैसे एक बिज़नेस बनाया जाए प्रोप्राइटरशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड के बेनिफिट्स क्या हैं, और अदर LLP जो है उसमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके नुकसान है, थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे करे।
देखो जब कोई पर्सन जॉब कर रहा होता है या सैलरी इनकम होती है तो उसका एक बड़ा सिंपल फंडा होता है कि उसको सिर्फ रिसीविंग होती है, मतलब पैसे सिर्फ आ रहे होते हैं। जैसे ही कोई बंदा पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंज चीज़ है कि उसमें पैसे का आउटफ्लो बहुत होता है, खर्चे बहुत होते हैं। तो बिजनेस जो होता है ना वो एक तरीके से ऐसा ऐसा ऊपर नीचे अप डाउन चलता है, तो ये फुल ऑफ एडवेंचर्स होता है। तो बिजनेस जब कोई पर्सन कर रहा है तो ही शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि उसको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि बिजनेस का भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। पहला चीज़। दूसरा, मार्केट स्टडी, मार्केट रिसर्च करने के बाद ही करना चाहिए। तीसरा, जब बिज़नेस कोई स्टार्ट कराता है तो हमारी अगर कंट्री में बात करें तो कुछ फॉर्मेशंस हैं जिसके अंदर हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप एक फॉर्मेशन है, पार्टनरशिप एक फॉर्मेशन है, एलएलपी हम बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ बना सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बना सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें से कौन सी चीज़ किसको अप्लाई करेगी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन सोचेंगे जिससे आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, इवेंचुअली वो उसी के अंदर लॉन्ग टर्म में चलेगा। और बिज़नेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो बहुत ज़्यादा कठिन काम है। तो पहले ही सोचना होता है कि काम कैसे करना है। तो अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें कि अगर किसी को ग्रॉसरी स्टोर ओपन करना है, तो ग्रॉसरी स्टोर ओपन करने के लिए जो उसके कस्टमर्स होंगे वो एक तरीके से वहाँ का लोकल पर्सन होगा। करेक्ट। ही डजंट रिक्वायर द कंपनी हैज़ टू बी द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी समथिंग वेरी फॉर्मल। उसको उससे उन सबसे कोई मतलब नहीं। ही जस्ट वांट कि प्रोडक्ट्स हमारे को कम से कम प्राइस में मिले, बेहतर प्रोडक्ट्स मिले। तो वहाँ पे आपके पास ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपको कंपनी बनानी है, एलएलपी बनानी है या आपको प्रोप्राइटरशिप करनी है। आपको सोचना चाहिए कि जो भी आपका लोवेस्ट कॉस्ट में ऑपरेट हो सके और जो भी सिंप्लीफाइड हो वो उस पे जाना चाहिए आपको। क्योंकि इनिशियल स्टेज और भी है तो आपको सिंपल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के बारे में सोचना चाहिए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो कि कोई काम ऐसा कर रहा है जैसे कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है या कोई एचआर कंपनी है या कोई और कंपनी है जो सर्विसेज दे रही है कॉर्पोरेट्स को। तो अब जब उसके क्लाइंट्स कॉर्पोरेट्स हो गए हैं तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स यूजुअली प्रेफर करते हैं जिसके बैकग्राउंड चेक इजीली करी जा सके, जिसको आसानी से सर्च करा जा सके, जिसका प्रेजेंस अच्छे से नज़र आए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि आपको दिखाना होता है कि आपकी प्रेजेंस ज़्यादा अच्छी है। प्रेजेंस आपको ज़्यादा अच्छी प्रूव करनी है तो कैसे करेंगे? उसका एक बड़ा सिंपल है। अगर आप एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो आपकी प्रेजेंस मिनिस्ट्री के साइट पर नज़र आती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, तो आपको उसके इसमें यही चीज़ें सब सोचनी होती हैं कि आपको ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड की तरफ मूव करना चाहिए। देन अगैन एक चीज़ होता है कि आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। सपोज़ अगर आपको आगे फाइनेंसेस लेकर के आने हैं, यू हैव अ ह्यूज गोल, आपको उसके अंदर काफ़ी एक्सपैंड करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। इन दैट केस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि वहाँ पे आप इन्वेस्टर्स ला सकते हैं आसानी से, चीज़ें बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो फ्यूचर हमारा क्या हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, हमारा काम कैसा है, इन सब चीज़ों से डिटरमाइन करा जाता है कि हमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में काम करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन आपने सेलेक्ट करा तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि आप इसको चेंज जब करने जाओगे तो चेंज आसान नहीं होता। आपको क्लोज करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग को और नया ओपन करना पड़ेगा और दोबारा से सेम मेहनत सारी की सारी करनी पड़ेगी। तो लंबा 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 बहुत लंबा, बहुत लंबा है। और डिटेल में अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें, किस में टैक्सेशन के प्रोविज़न ज़्यादा बढ़िया हैं? जैसे मैंने सुना कोई नया स्टार्टअप है उसको टैक्सेशन इनिशियली देना नहीं पड़ता है, कितने अमाउंट तक? ये एक्चुअली ना सही नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला तो है कि स्टार्टअप्स को टैक्स कम देना पड़ेगा, बट ऐसा एक्चुअल में ट्रू नहीं है। गवर्नमेंट ने साथ में कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है और उसका अप्रूवल आपने गवर्नमेंट से लिया है, तभी आपके कुछ स्पेसिफिक ईयर्स का टैक्स एग्जम्प्ट होगा। ओके। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ स्टार्टअप बना लिया और कुछ नया बना लिया और आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा एंड दैट अप्रूवल इज़ रियली डिफिकल्ट। तो उसमें कुछ नई इन्वेंशन होनी चाहिए। तो अगर कुछ नया इन्वेंट नहीं करा तो फिर नहीं मिलेगा ना। और इन्वेंट करने के बाद भी आगे से अप्रूवल लेनी है, जब तक अप्रूवल नहीं आएगी तब तक तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब आपने चाहे इन्वेंट भी कर लिया, अप्रूवल नहीं है तो देन करेक्ट, आपका नहीं वो बचने वाला है। तो वो जो बेसिकली आपको टैक्सेशन तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। टैक्स देना ही पड़ेगा। ओके। और बाकी देखो क्योंकि बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो,
आप लोगों ने अगर कुछ अपनी कंपनी फॉर्मेशन के बारे में कोई हेल्प चाहिए, किसी भी कोई भी इंडिविजुअल तो कनेक्ट कर सकता है सर से। बहुत सारे लोग कंपनी के नाम से प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं और बेचते हैं, उसमें किस तरीके का उनको बेनिफिट मिलता है? देखिए, ये यूजुअली कंपनी के नाम से जो प्रॉपर्टी खरीद के बेचने वाली चीज़ होती है, इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव है, तभी ये करना चाहिए। ओके। सपोज़ अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको प्रॉपर्टी खरीद के सिर्फ बेचनी है, ठीक है, तो दैट पर्सन मे डू वन थिंग, ही कैन ओपन अ कंपनी, ही कैन बाय द प्रॉपर्टी इन दैट कंपनी एंड देन ही कैन सेल द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। ओके। तो इसमें उसको ना दो एडवांटेज होंगे सबसे बड़े। हाँ। पहला एडवांटेज तो ये होगा कि जब वो प्रॉपर्टी सेल करेगा तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ओके। तो 6 से 7% तो पैसे ऐसे बच गए, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, जो सेल हो रहा है वो कंपनी के शेयर्स हो रहे हैं। ओके। ठीक है। और दूसरा एडवांटेज, जब कंपनी के शेयर्स सेल हो रहे हैं तो जो टैक्स रेट है हाँ। वो भी ऑप्टिमाइज करवा सकता है। ओके। तो जब प्रॉपर्टी के शेयर सेल होते हैं उसके अंदर कंपनी का वैल्यूएशन होगा, उसके हिसाब से सेल आउट होगा। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। सपोज अगर किसी को सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद के बेचनी है और वो यही काम करना चाहता है, तो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप कंपनी बनाएं, कंपनी सेल आउट कर दे, उसमें आपको जो है ट्रांसफ़र की जो ड्यूटी है वो नहीं लगेगी। ओके। तो ये तो एक ग्रे एरिया है, मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ग्रे भी नहीं है, इट इज़ लाइक इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ अवेलेबल देयर एंड बट लोगों को पता नहीं है। पता नहीं है। और ये तो बहुत बहुत बढ़िया हो गया। सपोज अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी आज खरीदी, बड़ी टिकट साइज की बात करते हैं, छोटे टिकट साइज के लिए नहीं है। हाँ जी। ये जो डिस्कशन है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो महीने साल भर के अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं। 3-4 करोड़ 5 करोड़ की चीज़ उन्होंने परचेज करी, अब उन्होंने आगे बेचनी भी है, तो उन्होंने क्या करा, एक कंपनी फर्म करके उसके अंदर इक्विटीज आ जाएगी आपकी। आपने प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से ली, एक बार का आपका जो टैक्स लगना है वो लग गया। अब वो प्रॉपर्टी है उन्होंने किसी को बेची दूसरे को, तो वो प्रॉपर्टी नहीं बेचते, वो आप उस कंपनी के शेयर्स बेचते, शेयर्स के अंदर उसको ओनरशिप दे देंगे और ओनरशिप उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो अच्छा, किसी चीज़ की रजिस्ट्री नहीं हुई सपोज। हाँ, तो वो तो सी देखो, जो प्रॉपर्टी खरीद रही है वो तो कंपनी है ना। हाँ, तो इवेंचुअली रजिस्ट्री होगी भी तो कंपनी के नाम पे होगी। तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से आप तो कंपनी के शेयर्स बेच रहे हो, आप यू आर नॉट सेलिंग द प्रॉपर्टी। ओके। और उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी कर सकता हूँ। डेफिनेटली कर सकता है। तो क्या मैं वो जो अब उसमें एक चैलेंज ये भी आ सकता है, सपोज मैंने 5 प्रॉपर्टी खरीदी कंपनी के नाम से, तो मैं पांचों प्रॉपर्टी एक ही को बेचूंगा कि अलग अलग लोगों नहीं, आपको 5 कंपनी बनानी पड़ेंगी इन दैट केस। अच्छा, वी क्रिएटेड 4-5 कंपनीज। हाँ जी। कंपनीज बनाइए, प्रॉपर्टीज लीजिए, आगे लोगों को भेज दीजिए। और भी इसका एडवांटेज होता है, क्या होता है ना, जैसे आप जब प्रॉपर्टी वाइज जब आप बाय करते हैं तो उसकी रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है हाँ। वो उस कंपनी से हो रहा है सारा का सारा, तो वो सारा लेजिटिमेट हो जाता है। तो वो जो वहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर्स आए उसको एज ए एक्सपेंडिचर भी आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, जो भी एक्सपेंसेस आए। हाँ, करेक्ट। वाओ। तो ये देखिए, बहुत सारे लोग ना डरते हैं कंपनीज बना के ट्रांजेक्शन्स को उसके थ्रू करने में। और मैंने जितने भी बड़े लोग देखे, मतलब मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी कंपनीज ही रन करते हैं, तो उनकी चाहे कार हो, चाहे उनके ड्राइवर्स हों, चाहे उनका अदर एक्सपेंस हो, सब कुछ वो कंपनी के नाम से करते हैं और वो वहाँ पे एक्सपेंस में दिखाते हैं, टैक्सेशन का रिवेट लेते हैं, गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लेते हैं। आपको पता है, एक डेप्रिसिएशन वर्ड है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जब मैं अपने लिए कार परचेस करने गया, देन रियलाइज़ किया कि एक कैटेगरी की कार थी जिसके लिए मैं जिससे भी मिल रहा था वो कह रहे थे कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। तो मैंने कहा यार, ये 4-5 लोग जो भी 50 लाख से ऊपर की गाड़ी है वो सब कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड करा रहे हैं, इंडिविजुअल के नाम से तो बहुत कम दिख रही है। देन फिर मैंने समझा, पंकज जी सर ये कैसे होता है? वो कहते हैं इस पर डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन भी अच्छी खासी वैल्यू आती है। इलेक्ट्रिक कार पे ऑलमोस्ट 40% और नॉर्मल कार्स के ऊपर ये 10% आता है, 15%। तो 15% भी अगर किसी चीज़ का 4 साल रख ली उसने, तो आप देखो ना क्या वैल्यूएशन उसकी ऑलरेडी, जितनी ही सस्ती बेचेगा उतना तो उसको पैसा वहीं से मिल जाना है। तो ये बेटर ऑप्शन हो सकता है रियल एस्टेट के अंदर भी। अगर आप लोग एज ए इन्वेस्टर बड़ी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग कंपनी बना के प्रॉपर्टी परचेस करें और वो सेल आउट करें, उससे आपको अच्छा खासा पैसे का
बेनिफिट हो सकता है? ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉपर्टी को लेकर। यस। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमने 2, 3, 4, 5 साल में प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है तो ही इट इज़ एडवांटेजेस। सपोज अगर हम प्रॉपर्टी को बहुत लंबे टाइम होल्ड करने का सोच रहे हैं, हमारा प्लान नहीं है सेल आउट करने का, हमारा प्लान ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाए, हाँ। हम रखना चाहते हैं, तो इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड थिंग ना। वो तो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द ट्रांजेक्शन कि हम चाहते क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर इसे लंबे टाइम पे रखें तो क्या नुकसान है? आप रख सकते हैं लेकिन क्यों करना है? मतलब सी देखो अगेन हम जब ये चीज़ कर रहे हैं तो हम अभी जो बात कर रहे हैं आज की डेट में जो लॉ प्रिवेलेंट है, आज की डेट में जो कंप्रेस है उसके हिसाब से है और माइट आज से 10 साल बाद क्या होगा नोबडी नोज। Nobody. तो हमारे को देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या रहे? ऑब्जेक्टिव की अगेन देखो ये वही चीज़ है एग्जैक्टली कि क्या होता है ना, इट्स वेरी कस्टम। हाँ, आप एक ही चीज़ हर किसी पे नहीं लगा सकते हो, हर किसी के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि ऐसा करना है। क्या रहे? तो इट इज़ ऑल वेरी स्पेसिफिक कि ट्रांजैक्शन क्या है, पर्सन क्या है, वो करना क्या चाहता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको देख के कॉल लिया आता है। तो सीधा ऐसा नहीं कि आपने सोचा और आप ऐसा कर ले, क्योंकि कुछ भी एग्जीक्यूट करने से पहले आपको उसके बारे में सारे प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए। आपके पास एक उसका करेक्ट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि हमें क्या करना है। क्यों करना है? हाँ, सीधा ऐसा जी देखो क्या होता है ना, दूर से देखने पे कई बार चीज़ लग रही होती है कि ये तो बड़ा आसान है, ऐसा करा जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। वो जो कर रहा है उसके पीछे 10 लॉजिक्स होते हैं, रीजंस होते हैं। हर चीज़ हर पर्सन को अप्लाई नहीं करती। Got it. So पंकज जी, ये तो बात हो गई कि कंपनी बना के कैसे प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं और कैसे प्रॉपर्टीज को आप बेच सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। जी। अब हम बात करते हैं एक कॉमन इंसान की जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, और क्योंकि मार्केट में बड़ी तरीके की रील्स आती हैं जहाँ पे वो कहते हैं जी जो बिजनेसमैन है उसको तो टैक्सेशन कम देना पड़ रहा है, और जो कॉमन आदमी है वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है उसको 30 लाख 40 लाख रुपए टैक्सेशन चले आते हैं। वो कैसे वो बचा सकता है और क्या क्या इसका सही तरीका क्या है? मेरे हिसाब से तो चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कॉमन इंसान हो, पैसा अगर उसके घर में आया है तो उसका यूटिलाइजेशन तो वैसे ही करता होगा या कोई और तरीके भी होते हैं? देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सीधा कहना कि किसी को फ़ायदा हो रहा है किसी को नुकसान हो रहा है सही नहीं होगा। हर किसी की ना पोजीशन, पैरामीटर्स, कंडीशंस, प्रॉपर्टी कौन सी है, बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके अलग अलग चीज़ें रहती हैं। अब जैसे बात करी जाए कोई इंडिविजुअल पर्सन आगे प्रॉपर्टी बाय कर रहा है तो डेफिनेटली जब कोई इंडिविजुअल पर्सन प्रॉपर्टी बाय करता है तो वो अपने टैक्स पेड मनी से ही करता है, ठीक है, उस पर टैक्स ऑलरेडी पे करा हुआ होता है और उसी से वो प्रॉपर्टी बाय करेगा। बट जब हम बात करते हैं बिजनेसेस के लिए तो बिजनेसेस में ना चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं। अगेन पहला क्वेश्चन ये कि वो बिजनेस किस चीज़ का है, प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन किस पर्पज़ के लिए होना है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ों का आंसर करा जाएगा तब ये देखा जाएगा कि वो बिज़नेस के लिए वो जो प्रॉपर्टी परचेज करी गई है क्या वो असेट है या एक्सपेंडिचर है, और अगर असेट है तो उस पर कुछ प्लांट बिल्ड होना है, उस पर कुछ डिप्रेशन आना है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। प्लस दूसरा क्या होता है कि कंपनीज के टैक्स में कई जगहों पे कमियां होती है, माने कि कंपनी का टैक्स रेट कम होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो एक कंपनी को जो टैक्स रेट है काफ़ी रैशनल है, 30% भी है, 25% भी है, 22% भी है, 15% भी है, और स्टार्टअप के अंदर 0 भी है। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर रेट्स अलग अलग हैं, इंडिविजुअल केस में तो ऐसा है नहीं, वहाँ पे तो स्लैब रेट है। सो सपोज इफ़ वी टेक एन एग्जांपल कि कोई कंपनी है एंड इट इज़ हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 CR तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 25 लाख रुपए, और वहीं पे कोई इंडिविजुअल है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा लगभग 35 लाख रुपए। तो पहला तो 10 लाख का तो टैक्स का ही फ़र्क आ गया, फिर यूटिलाइजेशन का फ़र्क हो गया कि कंपनी ने जो पैसे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करे उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, किस तरीके से कंसीडर करा जा रहा है। तो सीधा नहीं बोला जा सकता कि किसको ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान, बट हाँ इन जनरल आप ये बोल सकते हो कि जो इंडिविजुअल पर्सन है जो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है उसको इन टर्म्स ऑफ कंपनी थोड़ी कॉस्टिंग हायर साइड पे ही रहेगी, तो रहती है। टैक्स स्ट्रक्चर हमारा बना ही ऐसा हुआ है इस तरीके से जी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं परचेज करनी। आप लोग प्रॉपर्टी परचेज करें बिकॉज एसेट क्लास हिंदुस्तान में बोला जाता है पंकज जी की जिसके पास घर है उसके पास एक खाली ये टेंशन नहीं रहती लाइफ में कि चल क्या होगा, काम वाम अगर बहुत अच्छा नहीं भी चला एटलीस्ट मेरे जो एक्सपेंस हैं वो कम हो जाते हैं। फिर घर होने का ना एक प्राइड अलग होती है, एक फीलिंग अलग होती है, एक फीलिंग अलग होती है, चल मेरे पास अपना घर है। और होना चाहिए। सी देखो पैसे का फ़ायदा नुकसान एक अलग बात है, अपार्ट फ्रॉम दैट हैविंग प्रॉपर्टी इज़ रियली अ वंडरफुल थिंग, और सारी इन्वेस्टमेंट बाकी चीज़ों में नहीं हो सकती है। प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ द वंडरफुल इन्वेस्टमेंट जो बहुत टाइम से रही है और है। एक्चुअली प्रॉपर्टी लिमिटेड भी है,
प्रॉपर्टी लिमिटेड भी है। Two और advantages. मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे लोग अपने इस कैरियर में देखे हैं पिछले 5 साल के अंदर, जब से रियल एस्टेट स्टार्ट किया। शायद उनके 10 साल की अर्निंग इतनी नहीं होगी या वो इकट्ठा ना कर पाते जितना उनको एक प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करके देगी, अर्निंग देगी। मतलब 80 लाख रुपए की चीज़ आज वो 1 करोड़ 60 लाख की बेच रहे हैं। शायद उन्होंने जो 70-80 लाख रुपए कमाए वो नॉर्मल जॉब में रहते हुए तो वो सेव ही नहीं कर सकते थे। तो एक कॉमन आदमी जो अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहा है उसको ज़रूर लेनी चाहिए। कुछ भी लेना चाहिए, चाहे वो लैंड परचेज करे, छोटे टिकट साइज से स्टार्ट करे। किसी चीज़ का ये ना हो कि अरे मेरे पास है ही नहीं 2 करोड़, मैं कैसे करूं। वो 30 लाख से स्टार्ट करे, फिर वो 50 लाख पे जाए, फिर वो 1 करोड़ पे जाए। अकॉर्डिंगली धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। बिकॉज अगर वो पैसा उसने आज 30 लाख कहीं और लगा दिया तो जो बड़ा अप्रिशिएशन और जो लाइफ टाइम अर्निंग वो क्रिएट कर सकता था वेल्थ, वो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर शायद ही हो। मुझे ऐसा, मतलब आज के टाइम मेरी ऐसी फीलिंग है। मैं रियल एस्टेट में हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी स्टॉक मार्केट में भी पैसा बहुत बनता है। हाँ जी, बनता है, डूबता भी बहुत है। और ओनली एसेट क्लास जिसके ऊपर आपको लोन मिलता है आज, करेक्ट, लोन खाली आपको एक ही एसेट क्लास पे मिलता है, वो रियल एस्टेट है। और वो रियल है, आपके दिल के एकदम करीब है, आपसे छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ये है। और पंकज जी आप आए, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। हम जितने सवाल अभी तक मेरे पास में थे मैंने आपसे सारे पूछे। व्यूअर्स, आप लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हो, अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हैं इसके अलावा, आप हमारे साथ शेयर करिएगा। हम पंकज जी से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा हम इसका पार्ट 2 बनाएं, जहां पर हम आपके सवाल सर से पूछें और सर उसका आंसर करें। और इस पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी आप आए, आपने पूरा टाइम दिया। थैंक यू आकाश, इट इज रियली वंडरफुल। और इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ रिक्वेस्ट। प्लीज आप जब भी बोलेंगे आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड रियली थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स। बिकॉज मैं शायद बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ, शायद आपको ही जानता हूँ, जो प्रॉपर्टी के साथ में बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस कवर कर रहे हैं। लाइक लीगल एस्पेक्ट आप कवर करते हैं, टैक्सेशन का टेक्निकलिटीज़ आप कोशिश करते हैं कवर करने का, और काफ़ी कवर करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होता है ना कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें पर्सन को मिल जाती हैं, जिसके लिए उसको अलग अलग जगहों पे जाना नहीं पड़ता, और लोग जा भी नहीं पाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप सब उसको प्रोवाइड कर रहे हैं इन हाउस। तो बहुत अच्छी बात। बेसिकली पंकज जी, ये जब हमने प्लेटफॉर्म बनाया था ना जी, houseypoint.com, ये प्लेटफॉर्म खाली पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है, सोसाइटी को वापस देना है। तो सोसाइटी को वापस खाली आप डोनेशन करके नहीं दे सकते, सोसाइटी को वापस आप उनकी हेल्प करके दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये सबसे राइट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो हमने जो भी चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म पे, आप अगर देखेंगे रिसेंटली हमने पीडीआई इंट्रोड्यूस किया। रियल एस्टेट में फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई पीडीआई लेके आया है, वो हाउसी पॉइंट है। पर्पस क्या है? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आप जब अपनी पोजीशन लेने जा रहे होते, अपने सपनों के घर पे आप जब एंट्री करने जा रहे होते, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि मल्टीपल इश्यूज हैं आपके उस घर के अंदर। क्योंकि पोजीशन लेने गया, उसे किसी न किसी ने बनाया है, उसने प्रॉपर बनाया कि नहीं बनाया, टाइल प्रॉपर फिक्स किए कि नहीं किए, आपके जो दरवाजे हैं उसकी चौखट प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, आपकी जो लाइटिंग लगी हुई है, स्विचेस बोर्ड लगे हुए हैं, वो प्रॉपर तरीके से लॉक्ड है कि नहीं है। ये आपको तब नहीं पता लगता, पर जिस दिन आप जाते हो, पोजीशन ले लेते हो, अपना सामान शिफ्ट कर रहे हो, तो आपका टाइल टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि उसमें नीचे एयर फिल है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से सीमेंटिंग नहीं हो रखी। और फिर आप एक टाइल तो आपका बदलता नहीं, क्योंकि सेम टाइल आपको मिलेगा नहीं, दूसरा टाइल आप लगाओगे, इट मीन्स आप लाखों रुपए अपने नुकसान कर रहे होते हो। तो प्लस मेंटल पीस जाता है। मेंटल पीस जाता है। तो हमने कोशिश ये की है सर कि अपने प्लेटफॉर्म पे आप एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट 5,000 रुपये से स्टार्टिंग है ये सर्विसेज, 5,000 से 20,000 रुपये प्लस जीएसटी पे है। तो वो सर्विसेज लेके आप रेस्ट अश्योर हो सकते हो कि जितनी कमियां हैं, हमारा सिविल इंजीनियर जो 4 से 5 साल का अनुभव रखता होगा, आपकी प्रॉपर्टी में आपके साथ जाएगा, प्रॉपर जाके पूरा वेरीफाइड करेगा, एक एक चीज़ नोट डाउन कराएगा, प्रॉपर उसकी रिपोर्ट बना के देगा। डेवलपर का बंदा भी वहीं खड़े होकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, और वो चीज़ आपको जब पोजीशन लेने जाओगे उससे पहले रिप्लेस करके दी जाएगी। तो इससे बड़ा आप सोचे शांति सुकून कहाँ मिल सकता है? बहुत ज़रूरी है, बहुत एडवांटेजेस है। बिकॉज लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये टाइप की चीज़ होती है। वो सीधे आते हैं एंड देन दे सी किया इसमें कुछ दिक्कत है, तो प्रॉब्लम आती है उनको।
तो बहुत अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए ऐसा। तो ये सर हमने कोशिश की है अक्रॉस इंडिया, एनी सिटी। रिसेंटली हमने अभी मुंबई के अंदर 4 बच्चे हायर किए हैं। वी आर प्लानिंग कि अगले 6 महीने के अंदर हम अक्रॉस इंडिया मोर देन 20 सिटीज़ तक पहुँचें, जहाँ पर आपको कोई भी डेवलपर की कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रखी है, आपको पोजीशन मिलने वाली है, उसकी पीडीआई करानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट करिएगा। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं houseypoint.com। ऐप हमारा आ गया होगा जब तक आप ये वीडियो लाइव देखेंगे, तो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय हिंद।